चलिए तो अब हम देखते हैं बीट्स। बीट्स क्या होते हैं? बीट्स मतलब व्हेन टू और मोर वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, उनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी अलग होनी चाहिए। मतलब जैसे कि एक की फ्रीक्वेंसी है 400 तो एक की होनी चाहिए 402, 3 या 404, 405, 406, इस तरह के बहुत स्लाइट डिफरेंस होना चाहिए उनकी फ्रीक्वेंसीज का। तो अगर वो एक ही दिशा में चल रहे हो, उनका एम्पलीट्यूड सेम हो, लेकिन फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट हो जाए, तो उनके इंटरफेरेंस की वजह से जो इफेक्ट बनता है दैट इफेक्ट इज कॉल्ड एज बीट्स। तो हमको इसके लिए क्या लगता है? टू वेव्स। इसके लिए लगती है टू वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बहुत थोड़ी अलग होनी चाहिए। मतलब हम उसको ऐसे बोल सकते हैं कि लेट, अगर एक की फ्रीक्वेंसी को हम अगर बताना चाहें y1 इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव, y1 इज इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा 1 इंटू टी, और दूसरे की वेव को ले लेते हैं a साइन ऑफ ओमेगा 2 इंटू टी, ठीक है, ये हो जाएगा ओमेगा के फॉर्म में। अगर ओमेगा को बदल दिया मैंने तो ऐसा लिख सकता हूँ मैं उसको y1 इज इक्वल्स टू a साइन ऑफ 2 pi n1, this is the frequency t, y2 is equals to a sine of 2 pi n2 t, n1 and n2 ये है हमारी दो फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो ये है n2 फ्रीक्वेंसी, ये है n1 फ्रीक्वेंसी, ये है दो स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। तो हमारा रिजल्टेंट कैसे होगा? देखो, रिजल्टेंट यानी कि इक्वेशन ऑफ बीट्स, बीट्स की इक्वेशन कैसे बनेगी? तो हम उसको लिख पाएंगे y इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट r इंटू साइन ऑफ 2 पाई n1 प्लस n2 अपॉन 2 इंटू टी, ठीक है। मैंने ये लिखा, ये कहाँ से लिखा होगा? इसका एक एनालिटिकल ट्रीटमेंट जो है आपके बोर्ड में दिया हुआ है, स्टेट बोर्ड की कोई भी टेक्स्ट बुक उठाइए और उसके अंदर ये एनालिटिकल ट्रीटमेंट देखिए। इसके अंदर y1 और y2 को हम जब ऐड करते हैं, मतलब ये रिजल्टेंट y है ना, तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 हो जाएगा। अगर इनको दोनों का ऐड कर रहे हैं तो साइन ऑफ a प्लस साइन ऑफ b, तो साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी का ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन उसमें यूज कीजिए, ठीक है। 2 साइन ऑफ ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए प्लस बी माइनस बी बाई 2 वो वाला यूज कर लीजिए, और वो लगा देंगे आप इसके अंदर में, ठीक है। आपको बात समझ में आ रही है? अब आपने अगर ये वाला यूज किया तो वहाँ व्हाट इज आर एक्चुअली, रिजल्टेंट होगा इसका 2a कॉस ऑफ 2 पाई n1 माइनस n2, या मैं इसको डिफरेंस लिखता हूँ n1 डिफरेंस। प्लस में तो आप बराबर लिखेंगे, प्लस के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन माइनस जब आप लगा रहे हो तो वहाँ पे आप लगाएंगे डिफरेंस, n1 डिफरेंस n2, यानी जो बड़ा है वो पहले, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा बीट्स। आप नेगेटिव बीट्स कैसे बोलोगे? आप बोलोगे -4 बीट्स मिले, उसको पॉजिटिव लेते हैं हम, तो इसीलिए हम क्या कर लेते हैं n1 माइनस n2 कर देते हैं। ये मैंने क्यों कहा? क्योंकि हमारे पास में मिलने वाला है, ये हमको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, ये है एम्पलीट्यूड ऑफ बीट्स, इसको बोला जाता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ बीट्स, ठीक है। तो मैंने इसको क्या लिखा था यहाँ पर? रिजल्टेंट, ये जो आर है वो यहाँ पर है, तो इसको लिख दूंगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अब बीट्स में एक्चुअली बन क्या रहे हैं? तो बीट्स में जैसे हमारे पास में होता है क्रेस्ट और हमारे पास में होता है ट्रफ, ठीक है, एक एक वेव के अंदर में। तो इसमें क्या बन रहा है? इसमें बनते हैं, बीट्स के अंदर बनने वाले हैं आपके पास में मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा, ये दो बनने वाले हैं इसके अंदर में, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ मैक्सिमा और मिनिमा, ये दो बनने वाले हैं यहाँ पर, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको हम एक्चुअली जो है एक मैक्सिमा से दूसरे मैक्सिमा तक का जो डिफरेंस होगा, तो हम उसको कंप्लीट एक बीट बोलेंगे, ठीक है। चलिए बनाते हैं वो कैसे होगा। तो समझ लीजिए कि हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं कितने बने? 1 2 3 4 5, ठीक है। ये इसकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज आ रही है, समझ लो इसकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है। और दूसरी एक और नीचे वेव लगा लेते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ तो और ज़्यादा होगी, ठीक है। ये 5 हो गई, 8 हो गई। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या है यहाँ पर। जो
ये देखिए आप, ये ट्रफ और ये ट्रफ मैच हुआ है, तो यहाँ पर जो होने वाला है ये मिनिमम आने वाला है, ठीक है, ये मिनिमम आने वाला है। फिर आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ क्रेस्ट मैच हो चुका है, फिर ये क्रेस्ट पे ट्रफ आ चुका है, मिनिमम। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो क्रेस्ट पर क्रेस्ट मैक्सिमम, क्रेस्ट पर ट्रफ मिनिमम, यहाँ पर मैक्सिमम, ठीक है। तो अगर मैं इस तरह से इसको ड्रॉ करना चाहूँ तो ये मेरे पास में इस तरह से बनेगा। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ये जो थी हमारी, ये थी 5 हर्ट्ज समझ लो फ्रीक्वेंसी, और ये थी 8 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो 5 और ये 8 है, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक मैक्सिमा, दूसरा मैक्सिमा, तीसरा मैक्सिमा, ये 3 मैक्सिमा बने हैं। तो एक मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा। तो मतलब क्या हुआ कि हमने जो है इसको बोला है मैक्सिमा, ठीक है, इसको बोला है मिनिमा, इसको बोला अगेन मैक्सिमा, फिर मिनिमा, तो एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। तो एक मैक्सिमा से दूसरे मैक्सिमा तक यहाँ पर बनती है एक बीट, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमा था, यहाँ से एक मैक्सिमा, 1 बीट, 2 बीट, 3 बीट। तो इस तरह से हम देखेंगे कि हमारे पास में ऊपर का जो डिफरेंस है उतने ही बीट्स नीचे बनते हैं, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमको ऐड मिल जाती है, ठीक है। तो दोनों की N1 + N2 फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाएगी, ये दोनों की फ्रीक्वेंसी मिलाकर नीचे आएगी। लेकिन फ़र्क क्या हुआ कि ये मैक्सिमा से लेकर दूसरे मैक्सिमा तक का जो डिफरेंस है, ये इसको एक बीट बोला जाता है। 1 मैक्सिमा, 1 मिनिमा, 1 मैक्सिमा अगेन, तो इसको हम बोलते हैं 1 बीट, ठीक है। यहाँ लिखते हैं दिस इज बीट, ओके। तो गाइस आपको ये बात समझ में आ रही है यहाँ पर कि ये N1 डिफरेंस N2 ये आपको बीट फ्रीक्वेंसी बताएगा यहाँ से, ठीक है, कॉस के फॉर्म में। और ये जो है ये हमको बताएगा कि एक्चुअली जो लास्ट वाली जो फ्रीक्वेंसी हमारी होगी वो कितनी होगी, N1 + N2 / 2, ठीक है। ये दोनों का एवरेज निकलेगा। देखिए ये होता है बीट्स, जिसके अंदर में हम बीट्स फॉर्मेशन एक्चुअली देख रहे हैं। तो ये 2 ऑसिलेटर है रेड कलर के, 1 और 2। ये दोनों ऑसिलेटर हमारे ऑसिलेट कर रहे हैं, और जब ये आउट ऑफ फेस चले जाते हैं देखिए, तो हमारा ब्लू वाले का जो ऑसिलेशन है वो 0 हो जाता है, यानी कि एम्पलीट्यूड 0। लेकिन क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग है, 2 जो है वो थोड़ा फास्ट है और 1 थोड़ा स्लो है, इसीलिए आप देखते हैं कि थोड़ी देर बाद ये फिर से इन फेज आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर दोनों रेड एक साथ जो है मीन पोजीशन क्रॉस कर रहे हैं और एक साथ जो है एक्सट्रीम पर जा रहे हैं। तो देयरफॉर हमारा जो ब्लू वाला है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम हो चुका है, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ बीट्स, ठीक है। एक की स्पीड स्लो और एक की स्पीड फास्ट होने की वजह से ये बीट्स फॉर्मेशन होता है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही आउट ऑफ फेस चले गए हैं, हमारे ब्लू वाले का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आप देखेंगे 0 हो चुका है, ठीक है। तो इसको मिनिमा बोला जाता है, और जब वो दोनों भी फेज में साथ में आ जाएंगे तो उसको मैक्सिमा बोला जाएगा, ठीक है। इज़ दैट क्लियर? चलिए तो आगे चलते हैं। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा वही दोनों जो हमारे ऑसिलेटर थे उनकी बनने वाली जो वेव होगी 1 और 2। तो एक की फ्रीक्वेंसी कम और 2 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, तो उस वजह से क्या होगा, देखिए 1 और 2 जब क्रेस्ट और क्रेस्ट जब साथ में आता है तो हमारा नीचे आपको देख रहा होगा कि ब्लू वाले का मैक्सिमा आपको मिलेगा। जब दोनों का क्रेस्ट और ट्रफ साथ में आ जाएगा तो उस वक्त मिनिमा मिल जाएगा हमको ब्लू वाली वेव का। और उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर से ऐसा होगा कि एक का क्रेस्ट और दूसरी वेव का ट्रफ जो है तो एक दूसरे पर फॉल करेगा, देयरफॉर ये फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए अब ये ब्लू वाले का मैक्सिमा आ गया है। तो एक का क्रेस्ट दूसरे का क्रेस्ट मैच हो तो मैक्सिमा, एक का क्रेस्ट और दूसरे का ट्रफ मैच हो तो मिनिमा। इस तरह से बीट्स के फॉर्मेशन होगा। अब हम यहाँ पर बीट्स बनाते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास में 2 फ्रीक्वेंसीज है, एक है 440 हर्ट्ज़ और एक है 442 हर्ट्ज़। तो हम यहाँ पर प्ले करते हैं पहली फ्रीक्वेंसी को 440 हर्ट्ज़ को और उसके बाद 442 हर्ट्ज़ को, और देखेंगे दोनों को एक साथ प्ले करके कि हमको दोनों का साउंड कैसे सुनाई देगा। फर्स्ट साउंड, ओके, देन अब 442 हर्ट्ज़, ओके। अब दोनों को एक साथ प्ले करते हैं तो 2 बीट्स हमको सुनाई देने चाहिए, 1 सेकंड में 2 बीट्स आपको सुनाई देने चाहिए, ठीक है। बजेंगे दोनों एक साथ, दोनों टी का साउंड देंगे, लेकिन आपको क्या सुने आता है, इस तरह से आपको साउंड सुनाई देता है, ठीक है। तो ये जो आपको साउंड सुनाई दिया ये है एक लाउड, एक मिनिमम, एक मैक्सिमम साउंड, दैट इज कॉल्ड एज बीट्स, ठीक है।
तो चलिए मैं फॉर्मूला लिखता हूँ बीट्स फ्रीक्वेंसी का। तो बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमको मिला है, बीट फ्रीक्वेंसी एन, या इसको बहुत सारे टाइम पे नंबर ऑफ बीट्स के लिए एक्स लिखा जाता है, एक्स इज इक्वल्स टू n1 डिफरेंस n2, ये हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है, ये बात हमने लिखी। और बीट का टाइम पीरियड जो होता है तो उसको बोला जाता है पीरियड ऑफ बीट्स, पीरियड ऑफ बीट्स कैपिटल T, इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन बीट फ्रीक्वेंसी, इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n1 डिफरेंस n2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास में फॉर्मूला पीरियड ऑफ बीट्स का। आपको अगर क्वेश्चन में आता है बीट्स का पीरियड निकालिए या बीट्स का फ्रीक्वेंसी निकालिए तो आप इस तरह से ओके। तो हमने क्या देखा है, देखो यहाँ पर कि बीट की बीट फ्रीक्वेंसी होती है n1 डिफरेंस n2 और इसका पीरियड ऑफ बीट होता है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं, टू साउंड वेव्स ऑफ wavelength 83/170 and 83/172 meter in the air, if 8 beats are produced or formed when they superimpose, then what is the speed of sound? Speed of sound पूछा है, v is equals to how much, ये पूछा है। और फ्रीक्वेंसीज आपको दिया क्या, नहीं दिया, क्या दिया, वेवलेंथ दिया। तो ठीक है, चलो वेवलेंथ लिख लेते हैं। तो हमारे पास में है यहाँ पर वेवलेंथ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा गिवन वेवलेंथ है लैम्डा 1 इक्वल्स टू 83/170 मीटर्स में, और लैम्डा 2 की वैल्यू है 83/172 मीटर्स में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ऑब्वियसली यूज करने वाले हैं हम, लेकिन हम क्या करेंगे, पहले ये देख लेंगे कि लैम्डा 1 बड़ा है या लैम्डा 2 बड़ा है, कौन बड़ा है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो एक्चुअली छोटा होगा ना, ठीक है, इसका डिनोमिनेटर छोटा है क्योंकि न्यूमरेटर तो दोनों सेम है दोगे। तो हमारे पास में हो गया लैम्डा 1 जो है और लैम्डा 2 में, तो लैम्डा 2 छोटा हो गया, लैम्डा 1 बड़ा हो गया। ये आ गया हमारे पास में वेवलेंथ का फॉर्म। अब अगर वेवलेंथ का फॉर्म आ गया है तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी तो इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक है ना। तो देयरफॉर हम ऐसा लिख सकते हैं कि n1 इज लेस देन n2, ठीक है ना, ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, यानी n1 इज लेस देन n2, मतलब क्या हो गया, वेवलेंथ का इनके साथ रिलेशन इन्वर्स है। देयरफॉर क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको कि बीट फ्रीक्वेंसी इट इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये हो गई हमारी जनरल इक्वेशन, ये हो गई जनरल इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, वी नो दैट, हमको मालूम है v इज इक्वल्स टू n इंटू लैम्डा होता है, तो n इज इक्वल्स टू v बाय लैम्डा, ये वाली वैल्यू हमारे पास, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखो x इज इक्वल्स टू n2 की जगह पे आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन लैम्डा 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन लैम्डा 1, ठीक है ना। तो ये तो बहुत ही आसान बात हो गई हमारे पास में। अब देखो सर क्या होगा, v को कॉमन कर लेते हैं, 1 अपॉन लैम्डा 2 माइनस 1 अपॉन लैम्डा 1, इसका ऐसे लिख दिया आपने, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 अपॉन, ये इसको ऐसे रहने देते हैं, फ्रैक्शन में है, वैल्यू फ्रैक्शन में है इसीलिए ऐसा रहने देते। चलो वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू कितनी है 8, इट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, लैम्डा 2 की वैल्यू है 170, 83/170, इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 172 अपॉन 83 माइनस 1 अपॉन लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 1, इसका रेसिप्रोकल करो कितना आ जाएगा 170/83, कैसे करें 172 माइनस 170, देखो 2/83, ठीक है ना, 2/83 हो गया। तो यहाँ पर हमको v की वैल्यू क्या मिल सकती है, v इज इक्वल्स टू 83 इंटू 8 डिवाइड बाय 2, ठीक है, यानी कि ऑब्वियसली एक्चुअली 332 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास में वैल्यू, ये है वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये हमको निकालो बोला। अब क्वेश्चन जो है स्टेट बोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन दिया है, उसके अंदर उसने क्या किया है, इसको और एक्सटेंड किया और बोला कि फ्रीक्वेंसी n1 एंड n2 फाइंड करो, n1 और n2 भी फाइंड करो बोला है। तो हम बोलेंगे कि फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है हमको, तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपको v मिल चुका है तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो ये फॉर्मूले से।
N1 निकालना है तो क्या निकालेंगे, N1 इज इक्वल टू V अपॉन लैम्डा वन, वेलोसिटी इज 332 अपॉन लैम्डा वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा वन की वैल्यू यहाँ पे दी गई है आपको 83 अपॉन 170, तो यहाँ पे आ जाएगा 83 और ये आ जाएगा 170, ठीक है, ये आ गया N1। इसी तरह से सिमिलरली N2 भी निकालेंगे, वेलोसिटी अपॉन लैम्डा टू 332 अपॉन लैम्डा टू की वैल्यू कितनी है 83 अपॉन 172, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 172 को मल्टीप्लाई किया मैंने कैलकुलेटर के साथ सॉल्व कर देता हूँ, ये लगा दिया 688, ठीक है। तो ये है हमारे दोनों फ्रीक्वेंसीज। तो इस तरह से स्टेट बोर्ड के जो क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, इस तरह के आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखते हैं थोड़े से ट्विस्टेड क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ बीट्स के ऊपर। चलिए तो चलिए फ्रेंड्स एक और एप्लीकेशन इसकी पढ़ते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ बीट्स, इसमें हम सबसे पहले यहाँ पे निकालना चाहेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी फोर्क अरेंज्ड इन ऑर्डर। किसी एक ऑर्डर में अगर बहुत सारे ट्यूनिंग फोर्क अगर अरेंज करके रखे हुए हैं तो यहाँ पे होता क्या है, देखिए मैं आपको ये पॉइंट समझा देता हूँ पहले कि बहुत सारे ट्यूनिंग फोर्क हम क्या करते हैं अरेंज करके रखते हैं एक ऑर्डर के अंदर में, ठीक है। तो उसमें होता यह है कि पहला ट्यूनिंग फोर्क है, उसके बाद में दूसरा ट्यूनिंग फोर्क है, समझ लो, ठीक है। तो ये वाला ट्यूनिंग फोर्क हो गया, ये दूसरा ट्यूनिंग फोर्क हो गया, उसके बाद में तीसरा, उसके बाद चौथा, ऐसे बहुत सारे ट्यूनिंग फोर्क ऑर्डर में है, समझ लो हमारे पास, ठीक है। अब इन ऑर्डर में रखने का मतलब ये होता है कि हम पहले ट्यूनिंग फोर्क को हम प्ले करते हैं, ठीक है, वो प्ले होगा और उसके बाद में हम प्ले करेंगे दूसरे ट्यूनिंग फोर्क को। ये दोनों जब प्ले होंगे, ये दोनों जब वाइब्रेट करने लगते हैं, ट्यूनिंग फोर्क जब वाइब्रेट करता है, ठीक है, तो ये दोनों कुछ बीट्स प्रोड्यूस करते हैं। समझ लो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी है 400 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 404, ठीक है, तो दोनों बीट्स कितने हो गए 4 बीट्स। ऑब्वियसली अगर ये 400 है और ये है 408 तो 8 बीट्स हो गए हैं। जितना दोनों की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है उतने बीट्स प्रोड्यूस हो गए। क्या ये बात क्लियर है आपके लिए? ओके, ठीक है। तो देखिए कि ये वाले दोनों फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये एक दोनों बीट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और इन दोनों के बीट्स प्रोड्यूस करने से हमको होता है फायदा कि हम आगे वाला एक ट्यूनिंग फोर्क लगाते हैं, उसका बीट्स चेक करते हैं, एक और हमने ऐसे समझ लिया ऐसे किया हमने कि एक फ्रीक्वेंसी उसके बाद में एक खास फ्रीक्वेंसी उसके बाद एक और खास फ्रीक्वेंसी, ऐसे जमा कर उनको हमने ऑर्डर में रख दिया। बहुत सारे ट्यूनिंग फोर्क कितने हो सकते हैं, मे बी 10, 12, 20, 34, 32, 64, एनी नंबर ऑफ ट्यूनिंग फोर्क्स, ठीक है, उनको हमने जमा कर रखा है, उनको हमने एक ऑर्डर में रख दिया है और ऐसे ऑर्डर किया हमने, ऐसी फ्रीक्वेंसी सेट की उनकी कि पहला ट्यूनिंग फोर्क जितनी बीट्स बनाता है दूसरे के साथ उतनी ही बीट्स बनती है दूसरे की तीसरे के साथ, उतनी ही बनती है तीसरे के चौथे के साथ। बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, इस तरह से बीट्स बनते जाएंगे। तो हमको क्या करना है, अभी ये ऑर्डर में जो हम अरेंज करेंगे इन ऑर्डर को हमको चेक करना है। तो हम ऐसा नहीं पाएंगे, यहाँ पर मैं केस बना देता हूँ इसके लिए और ये केस आपको याद करना है, ठीक है, न्यूमेरिकल बहुत आसान होता है इसका। तो केस 1 are arranged in ascending order of difference। असेंडिंग ऑर्डर में आपने अगर इनको अरेंज किया है तो लेट एन एफ इसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क, ठीक है। और समझ लो एनएल की बात करेंगे उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट ट्यूनिंग फोर्क, ठीक है। और एक्स बीट्स है, हमने इनको ऐसा अरेंज किया है कि एक्स बीट्स बनाता है हर सक्सेसिव ट्यूनिंग फोर्क। मैं लिखता हूँ यहाँ पर एक्स, ये है नंबर ऑफ बीट्स फ्रॉम कोई भी दो सक्सेसिव ट्यूनिंग फोर्क के बीच में एक्स बीट्स अगर बन रहे हैं तो फॉर्मूला ध्यान से देखिए, फॉर्मूला होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट ट्यूनिंग फोर्क इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क प्लस, यहाँ पे प्लस आएगा प्लस, क्योंकि फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क के बाद आगे की फ्रीक्वेंसी आने वाली है, समझ लीजिए इसकी 400 है, तो अगर 8 बीट्स अगर बनते हैं तो इसके बाद वाली की कितनी होगी 408, उसके बाद वाली कितनी होगी 416, उसके बाद वाली कितनी होगी 424, उसके बाद वाली की कितनी होगी 432। बात समझ रहे हैं आप? तो NL इज इक्वल टू NF प्लस टोटल नंबर ऑफ ट्यूनिंग फोर्क माइनस 1
इंटू नंबर ऑफ बीट्स। बहुत आसान फॉर्मूला है ना, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, NL इज इक्वल टू NF प्लस L माइनस 1 इंटू एक्स। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ये है असेंडिंग ऑर्डर का। किसके लिए, ये असेंडिंग केस में। असेंडिंग के केस में आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ केस 2, अगर ऐसे होता है तो देखिए क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट ट्यूनिंग फोर्क इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क माइनस टोटल नंबर ऑफ ट्यूनिंग फोर्क माइनस 1 इंटू एक्स। ठीक है, ये वाला आ जाएगा हमारा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कैसे बना है, ये हम इसको कहते हैं कि ये सक्सेसिव इटरेशंस करके ये फॉर्मूला बनाया गया है। सबसे पहली बार उन्होंने देखा कि अगर एक की फ्रीक्वेंसी है 200, दूसरी की फ्रीक्वेंसी है 208, तो तीसरी की फ्रीक्वेंसी 8 बीट्स बनाने के लिए कितनी आनी चाहिए, फिर तीसरी की आनी चाहिए 216, उसके बाद आनी चाहिए 224, उसके बाद आनी चाहिए 232। ऐसे अरेंज करते गए और इस तरह से स्टेट बोर्ड के अंदर कहीं आपको इसका सोल्यूशन आई थिंक मिल सकता है। एक्सप्लेनेशन जरूरत तो वैसे है नहीं, लेकिन ये समझने वाली बात है कि ये होगा फॉर्मूला डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए और ये फॉर्मूला होगा असेंडिंग ऑर्डर के लिए। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। और एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है, वो होता है ऑक्टेव। ऑक्टेव अगर लिखा है कि इफ फर्स्ट इज ऑक्टेव ऑफ लास्ट, तो पढ़ते कैसा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट इज ऑक्टेव ऑफ द लास्ट मीन्स frequency of first is double that of the last। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी ऑक्टेव है, लास्ट का मीन्स है कि फर्स्ट इज डबल दैट ऑफ द लास्ट। या फिर अगर जो है तो इसका अगर उल्टा केस लिखा हुआ है NL इज इक्वल टू 2NF लिखा हुआ है तो हो जाएगा NL इज डबल दैट ऑफ द NF। ठीक है, तो ये वाला केस और ये वाला केस NL इज डबल दैट ऑफ NF। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा पॉइंट क्लियर करता हूँ। NF इज इक्वल टू ट्वाइस NL और यहाँ पे लिखेंगे NL इज इक्वल टू ट्वाइस NF। ठीक है, ये कब पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल है, तो देखो ये वाला NF इज डबल दैट ऑफ द लास्ट, ये कौन सी ऑर्डर में पॉसिबल है, ये सिर्फ डिसेंडिंग ऑर्डर में पॉसिबल है। डिसेंडिंग ऑर्डर में पॉसिबल है और ये सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में पॉसिबल है। असेंडिंग ऑर्डर में पॉसिबल है, लास्ट इज डबल दैट ऑफ द फर्स्ट। मतलब पहले की फ्रीक्वेंसी थी 200, लास्ट की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, लास्ट की फ्रीक्वेंसी होगी, ये वाले केस में पहले की 200 है तो लास्ट की कितनी होगी, कौन सा डिसेंडिंग है ये, तो इसमें क्या होगा, पहले की फ्रीक्वेंसी 200 है तो लास्ट की कितनी होगी 100, या फिर पहले की 400 है तो लास्ट की कितनी होगी 200, इस तरह से। और इसके अंदर में लास्ट इज डबल दैट ऑफ द फर्स्ट, पहला 200 है तो ये कितना होगा 400। ठीक है, तो ऐसे हम इसको अरेंज करके देखते हैं न्यूमेरिकल के अंदर में ये कैसे यूज होता है। तो चलिए देखते हैं बीट्स पर एक क्वेश्चन। मैं यहाँ पर एक्चुअली 2 क्वेश्चन लेने वाला हूँ। पहले क्वेश्चन के अंदर जो है तो 12 ट्यूनिंग फोर्क्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, ईच फोर्क प्रोड्यूसेस 6 बीट्स विद द प्रीसीडिंग वन and the frequency of the first fork is 156 Hz, the frequency of the last and the 7th tuning fork is। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या दिया है, पहले तो दिया है नंबर ऑफ ट्यूनिंग फोर्क कितने 12। ठीक है, नंबर ऑफ ट्यूनिंग फोर्क आर 12, कितने बीट्स प्रोड्यूस करते हैं, तो ये प्रोड्यूस करते हैं 6 बीट्स। और यहाँ पर जो एक केस है वो है फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी दे दिया, तो इसके अंदर फिर ऑक्टेव का केस नहीं बनाएगा। ठीक है, उसमें क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी या लास्ट की फ्रीक्वेंसी अगर वो कभी दे दे तो फिर वो ऑक्टेव का केस नहीं बनाता है, और अगर वो फर्स्ट की या लास्ट की फ्रीक्वेंसी ना दे तो फिर ऑक्टेव का केस बनेगा। ठीक है, तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि बीच में किसी की एक की फ्रीक्वेंसी दे दे, फर्स्ट और लास्ट निकालो बोले तो दैट्स मैटर ऑफ द कॉम्बिनेशन देंगे। चलो यहाँ पे देख लेते हैं कि फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी है 156 हर्ट्ज, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कि NF की वैल्यू हमको दिया है 156 हर्ट्ज और टोटल नंबर ऑफ ट्यूनिंग फोर्क है हमारे पास, जो हमने फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले लिखा, टोटल नंबर ऑफ ट्यूनिंग फोर्क है हमारे पास में 12। ठीक है, ये हमारे पास 12 फोर्क्स है और नंबर ऑफ बीट्स दे आर मेकिंग 6। ठीक, 6 बीट्स पर सेकंड होता है ये। ठीक है, याद रखिए इसको, ये होता है बीट्स पर सेकंड।
अब देखते हैं एक्चुअली कि हमारा फॉर्मूला कैसे काम करता है और लास्ट की फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल पाएंगे। तो हम यहाँ पे लगाते हैं NL इज इक्वल टू, तो हम यहाँ पे लगाते हैं NL इज इक्वल टू NF प्लस, कौन सा ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर है भाई, इसलिए NF प्लस L माइनस 1 इंटू एक्स लग जाएगा। ठीक है, तो NL की वैल्यू NF कितना है 156 प्लस L कितना है 12 माइनस 1 इंटू ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये कितना हो गया 1166, 156 प्लस 66। ठीक है, लास्ट की फ्रीक्वेंसी है 222 हर्ट्ज। ठीक है, ये हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट ट्यूनिंग फोर्क, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट ट्यूनिंग फोर्क। और हमको बोला है बीच में निकालने के लिए कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट ट्यूनिंग फोर्क, वो निकाल लिया हमने 7th ट्यूनिंग फोर्क। तो हम कैसे लिखेंगे, फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ 7th ट्यूनिंग फोर्क, 7th ट्यूनिंग फोर्क के लिए हम लिखेंगे इसको L की वैल्यू वो 7 कर देंगे, बस खत्म हो गई बात। तो हम यहाँ पे कहेंगे फॉर्मूला वही होगा यहाँ पे N7 इज इक्वल टू N फर्स्ट। ठीक है, तो याद आएगा आपका N फर्स्ट प्लस 7th वाला चाहिए हमको, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 7 माइनस 1 इंटू एक्स। तो यहाँ पे N फर्स्ट कितना हो जाएगा, N फर्स्ट है हमारे पास में 156 प्लस ये आ जाएगा 6 इंटू ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6। आप इसको ओरली कैलकुलेट करके देखिए, 156 है पहले का है, तो दूसरे का कितना होगा 162, तीसरे का कितना होगा 168, उसके बाद का चौथे का कितना होगा 174, फिर 180, फिर 186 और 192। आई बराबर बात आपको समझ। ठीक है, इस तरह से आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो ये आते हैं आपके पास में, ये पहले टाइप का एग्जाम्पल। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन हमको दिया है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन के अंदर में देखने को मिलेगा हमको कि 32 tuning forks are arranged in order of decreasing frequency. Each fork produces 8 beats with the preceding one, and the frequency of the last fork is octave of the first. Find NF, NL, N17 and N29। चलो देखते हैं कि क्वेश्चन बनता है या सही बनता है या नहीं। यहाँ पे हमने ऑक्टेव किसको लेना है किसको नहीं, आपको समझ में आएगा। मैंने यहाँ कंडीशन थोड़ी देर पहले लिखी थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लेता हूँ कि हमको कुछ पता नहीं है, सिर्फ ये पता है कि L इज इक्वल टू 32 है, नंबर ऑफ ट्यूनिंग फोर्क्स आर 32 और बीट्स बनाते हैं वो 8। फिर कंडीशन है हमारे पास में फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट इज ऑक्टेव ऑफ द फर्स्ट, यानी कि NL इज इक्वल टू ट्वाइस NF, ये इस तरह से बोला जाता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है कि NL इज ट्वाइस दैट ऑफ NF, यानी कि NL लास्ट इज ऑक्टेव ऑफ द फर्स्ट। ये हमने यूज कर लिया। तो ऑक्टेव ऑफ द फर्स्ट क्या ये हो सकता है, पॉसिबल है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है इसके अंदर में, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर बताया गया है। तो फर्स्ट यहाँ पर होगा और ऑक्टेव ऑफ द लास्ट होना चाहिए। बात समझ में आ रही है आपके कुछ? क्या हम इसको लास्ट वाला ट्यूनिंग फोर्क ऑक्टेव ऑफ द फर्स्ट ऐसे लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर में क्या सही बात दी गई है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट फोर्क इज ऑक्टेव ऑफ द फर्स्ट। ये कब पॉसिबल था, लास्ट वाला ऑक्टेव ऑफ द फर्स्ट होना कब पॉसिबल था, जब इंक्रीजिंग ऑर्डर हो फ्रीक्वेंसी का। ठीक है ना, यहाँ पे क्या दिया है डिक्रीजिंग ऑर्डर, देयरफॉर ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क इज ऑक्टेव ऑफ द लास्ट। ठीक है, ऐसे होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे NF इज इक्वल टू ऑक्टेव ऑफ द लास्ट। अब बात समझ में आपको, इस तरह से जो है तो करेक्शन किया जा सकता है। क्वेश्चन को समझकर आप देख सकते हैं कि एक्चुअली ये सही दिया है या नहीं दिया। अब देखो यहाँ से हम चलते हैं फॉर्मूले के अंदर में। तो हमारे पास सबसे पहले फॉर्मूला है NL इज इक्वल टू NF माइनस डिक्रीजिंग का फॉर्मूला है L माइनस 1 इंटू एक्स। NL की वैल्यू कितनी है, NL की वैल्यू यहाँ पे दिया है इसने, NL की वैल्यू NL की वैल्यू है NF/2, NL इक्वल्स टू NF/2। फिर यहाँ क्या आ जाएगा NF माइनस L कितना है 32 माइनस 1, एक्स कितना है 8। ठीक है ना, ये हो गया 8। इसको इधर ला लेते हैं और इसको उधर लेके चल जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास में कितना हो जाएगा, ये वैल्यू 31 इंटू 8, 31 इंटू 8 इज इक्वल टू NF माइनस NF/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा NF/2 इट इज इक्वल टू
248 आ जाएगा, इसको डबल कर दो तो NF की वैल्यू आ जाएगी। ये हो चुका है फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी। अब क्या दिया है, फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी डबल की NL, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा NL इज इक्वल टू NF/2। NF/2 ऑलरेडी मिल चुका है ना एक्चुअली, फिर तो NF/2 ये कौन है, NL, तो 248 ही तो है वो, तो इसको लिखते हैं NF/2 दैट इज इक्वल टू 248 हर्ट्ज या क्या है। और तीसरा आपको चाहिए था कौन चाहिए, N17 N29। मैं एक निकाल देता हूँ, दूसरा आप निकाल लीजिए। N17 में निकाल देता हूँ, N17 की वैल्यू आ जाएगी N1 माइनस 32 की जगह 17 हो जाएगा। फिर जितने फोर्थ है उसको L बोल देना, 17 फोर्थ है तो ये 17 हो जाएगा -1 और ये आ जाएगा आपका 8। ठीक है, तो N1 की वैल्यू कितनी है, N फर्स्ट की वैल्यू 496 माइनस ये कितना हो जाएगा 16 इंटू ये 8 हो जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। ये वैल्यू है हमारी N17 की। ठीक है, तो इसी तरह से आप N29 कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, तो हम इसका अगला एप्लीकेशन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।